5, 4, 3, 2, 1. हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वही डिमांड के आगे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिमांड के कुछ टॉपिक ख़त्म किए थे, तो आज आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है यहाँ पे कि जब हमने पिछले वीडियो में डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें बहुत सारे थे: इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सी चीज़ें, पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, तो बहुत सी चीज़ें थी। तो उन्हीं चीज़ों का काम इसमें आने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा वो। तो पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि डिमांड में चेंज आ रहा है सिर्फ उस गुड्स के प्राइस की वजह से। किसी गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है उस गुड्स के प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर्स जो थे ना, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, ये पहला है प्राइस ऑफ एक्स। डिमांड में अगर चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, और अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट, ये सब क्या है, अदर थिंग्स हैं। बाकी सब क्या है, अदर थिंग्स। अगर अदर थिंग्स अजम्पशन है कि अदर थिंग्स सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से, तो फिर हम उसे क्या, तो हम वो तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नाम दिया जाएगा। क्योंकि डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से। अदर थिंग्स क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर आएगा। और चेंज इन डिमांड के अंदर कि अब इसका वैसे वर्षा कह सकते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसे हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। जैसे कंज्यूमर की इनकम की वजह से चेंज, तो व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड्स चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। इसमें डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से नहीं, क्योंकि प्राइस को क्या रखना है, सेम रखना है। और इसमें क्या सेम था, अदर फैक्टर्स सेम थे। इसमें प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा था, और इसमें डिमांड में चेंज आएगा प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसे हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें अदर थिंग्स या फिर जो फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स है ना, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब क्या है, कांस्टेंट रहने चाहिए। और इसमें क्या रहना चाहिए, प्राइस इक्वल रहना चाहिए या फिर प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में चेंज दो टाइप से आता है। इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। अगर डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से तो हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे, अगर प्राइस की वजह से डिमांड घट रही है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। ऐसे चेंज इन डिमांड में दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अगर अदर फैक्टर्स की मदद से डिमांड, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड घट रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये था हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। अब जरा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, इनका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्रामेटिकली इफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। ये देखिए, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड की डिमांड कर्व में जो चेंज आएगा उसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड का बढ़ना, किसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस की वजह से। जब प्राइस कम हो रहा है किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मान लीजिए अभी किसी कमोडिटी का प्राइस ये है तो उस पर डिमांड क्या है, ये प्राइस ये, तो डिमांड ये, क्यों। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, प्राइस पी से क्या हो गया, P1 हो गया, मतलब नीचे आ गया प्राइस, तो डिमांड क्या हो जाएगी, आगे आगे शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस नीचे आया तो डिमांड आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि रूल क्या है, तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये हमारा जो डायग्राम बना, ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हुआ। पहले डिमांड थी P, पहले प्राइस था P तो डिमांड थी Q। प्राइस जैसे ही कम हुआ तो डिमांड, प्राइस जैसे ही नीचे आया तो डिमांड आगे की ओर चली गई। तो डिमांड Q से Q1 हो गई, तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में कमी आना, और कमी किसकी वजह से,
जब प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में जो कमी आएगी उसे कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी प्राइस ये है, डिमांड ये है। प्राइस जैसे अभी प्राइस ये, डिमांड क्यू, जैसे प्राइस पी से पी वन हुआ तो डिमांड पी से पी वन हो तो डिमांड पीछे की ओर जाएगी। प्राइस जैसे ही पी से पी वन की ओर हुआ तो डिमांड भी क्यू से क्यू वन की ओर चली जाएगी। प्राइस ऊपर गया तो डिमांड पीछे चली गई, डिमांड कम होगी। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम। तो इसका अगर हम करें तो ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसमें डिमांड कम हो रही है प्राइस के बढ़ने की वजह से, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में प्राइस में कमी की वजह से डिमांड बढ़ रही है। अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड में दो आते हैं, एक इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो पहला इंक्रीज इन डिमांड देखते हैं। हमने यहाँ देखा चेंज इन डिमांड में, चेंज इन डिमांड में क्या प्राइस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। प्राइस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो प्राइस को कांस्टेंट रखना है, एकदम कांस्टेंट। प्राइस एकदम कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड में चेंज आएगा अदर फैक्टर्स की मदद से। मान लीजिए अभी डिमांड ये है, अभी डिमांड ये है, यहाँ पे डिमांड का वैसा ही होता है, ये देखिए ऐसा होता है। डिमांड अभी ये है, प्राइस क्या सेम रखना है क्योंकि हम शिफ्ट इन डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये पहला इंक्रीज इन डिमांड का है। हम इंक्रीज इन डिमांड देख रहे हैं, पहला यहाँ लिखना मैं भूल गया। तो ये इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, प्राइस तो इसमें चेंज होता नहीं है, प्राइस को तो सेम रखना है। डिमांड किन किन रीजंस की वजह से बढ़ सकती है, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ रहा है किसी में तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये रीजंस हो सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बेहतर होता जा रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन रीजंस की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और वो डिमांड फिर आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। पहले डिमांड थी क्यू, अब हो जाएगी Q1। इसे बोलते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट। ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। ये इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस को क्या रखना है, कांस्टेंट। ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड अगर हम देखें तो आपको याद रखना है कि अगर किसी गुड्स की कमोडिटी की डिमांड में फ़र्क आ रहा है किसी और की मदद से, उस गुड्स की प्राइस की वजह से नहीं, किसी और की वजह से डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, तो हम उस गुड्स के प्राइस को हम हमेशा कांस्टेंट ही रखने के। याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से, उस कमोडिटी जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटी की अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो प्राइस को ऑलवेज क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो आपको प्राइस को हमेशा कांस्टेंट रखना है, इतना याद रखना है आपको। मान लीजिए अभी डिमांड ये है, अभी डिमांड ये है। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या हो सकता है, मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आ रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशन में कुछ हो रहा है कि फ्यूचर में लगने वाला है कि आगे इस स्टॉक का प्राइस कम होने वाला है, इस गुड्स का प्राइस कम होने वाला है तो अभी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये अदर थिंग्स के रीज़न हो सकते हैं। तो उस केस में अभी जो करंट में डिमांड हो जाएगी वो कम, तो ये ये डी है, इसको D1 कहेंगे। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, डी से डिमांड D1 होगी, यहाँ पे डी से D1, तो पीछे की ओर खिसक गई तो इसे हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। डिमांड पीछे, डिमांड क्यू थी, क्यू से पीछे की ओर Q1 की ओर चली गई। तो शिफ्ट इन डिमांड का, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में आपको प्राइस को रखना है कांस्टेंट और डिमांड को बस आगे पीछे शिफ्ट करना है। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है प्राइस की वजह से होता है, तो प्राइस को चेंज करना है, तो प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है। तो ये था मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड का। देखिए नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आ सकता है।
तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और किसी गुड्स की डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन को अगर हम बोले तो नेगेटिव रिलेशन, जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब ये कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये लाइन तो लिखनी ही है आपको। लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है तो आपको अदर थिंग्स बीइंग इक्वल तो लिखना ही है। इसका मतलब है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो प्राइस को छोड़ के बाकी सब क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। उसमें एजम्पशन है कि बाकी सब चेंज नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्राइस में चेंज होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। कमोडिटी के प्राइस में और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस देन इट्स डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। इन्वर्स रिलेशन होता है गुड्स और उसकी डिमांड में, अदर थिंग्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। इसकी एजम्पशंस कुछ है हमारे पास। एजम्पशन क्या, वही कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल होनी चाहिए। अदर थिंग्स का मतलब कि इनकम, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड। जब हम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं, एजम्पशन तो देख ली, अब शेड्यूल देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड वही, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड लगातार घटती जा रही है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, वही सेम जैसे हमने बनाया था पहले पिछले वीडियो लेक्चर में। ये होता है अब हमारा डिमांड का। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले डेफिनेशन, फिर आपको अजम्पशन लिखनी है, एक शेड्यूल बना के आप इसका डायग्राम बना दीजिए। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड की। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड मतलब कि ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट एक्सेप्शंस कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो कहती हैं नहीं, लॉ ऑफ डिमांड वैसे सही है बट लॉ ऑफ डिमांड कभी कभी फेल भी हो जाता है। कैसे कि जरूरी नहीं कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है कि प्राइस ना बढ़े, प्राइस बढ़ रहा हो तब भी डिमांड बढ़ रही हो, कि प्राइस बढ़ रहा है साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है, या फिर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा तब भी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर देता है। तो पहला इसका एक्सेप्शनल वेवलेंट गुड्स। वेवलेंट गुड्स का मतलब है कि मान लीजिए जैसे अमीर लोग होते हैं वो लग्जरियस आइटम खरीदते हैं, जैसे गोल्ड एक लग्जरियस आइटम है, BMW, ऑडी, जैगवार, ये एक लग्जरियस आइटम है। तो इनकी डिमांड अमीर लोग तभी करेंगे ना जब इनका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपना स्टेटस शो करते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम ये गाड़ी खरीद सकते हैं। मान लीजिए ऑडी, BMW एकदम कबाड़ी के भाव मिल रही हैं, तो कौन खरीदेगा, स्टेटस। उससे फिर स्टेटस कैसे पता लगेगा। गोल्ड मान लीजिए 1000 रुपये पर 10 ग्राम पे आ गया, तो फिर गोल्ड कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। जब महंगा होगा गोल्ड, जब गाड़ियों के प्राइस महंगे होंगे तभी तो अमीर लोग इन्हें खरीदेंगे, क्योंकि वो अपना स्टेटस शो करेंगे, प्रेस्टीज करेंगे अपना एक तरह से। तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया यहाँ पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे वेवलेंट गुड्स में कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। गोल्ड का प्राइस ज़्यादा होगा तभी अमीर लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पे इसने लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर दिया वेवलेंट गुड्स ने। अब कॉन्स्पिशियस गुड्स की बात आती है। कॉन्स्पिकुअस गुड्स का मतलब मानिए कुछ ऐसे गुड्स हैं जो नेसेसिटी के लिए होते हैं, हम लगातार जिनको यूज़ करते जा रहे हैं। हम चाय में चीनी डाल के पीते हैं, सब्जियों में नमक डाल के खाते हैं। तो अब ये हमारी आदत पड़ गई है, हम अब ये नेसेसिटी चीज़ें हैं, अब हम इन्हें बदल नहीं सकते।
तो अब चाहे इनके प्राइस बढ़े या घटे, हमें इनकी डिमांड को कम नहीं करना है, हमें इनको खरीदना ही पड़ेगा। एक आदत बन गई है और एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के सामान होते हैं ये, जैसे कि मेडिसिन हो गए, वाटर हो गया। तो इनकी प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड इनकी बढ़ेगी, इनकी डिमांड कम नहीं होगी। तो वो कौन से पीसेस ऑफ गुड्स हो गए। फ्यूचर चेंज इन प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आज अगर प्राइस गुड्स का बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी कम होगी। नहीं, अगर मान लो फ्यूचर में तुम्हें लग रहा है कि उस गुड्स का प्राइस घटने वाला है, तो अभी डिमांड क्या कर दोगे तुम, कम कर दोगे। मतलब फ्यूचर में अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में आगे जाके किसी गुड्स का प्राइस कम होने वाला है, तो उसकी डिमांड तुम अभी घटा दोगे, तो फिर फ्यूचर में जाके खरीदोगे। तो अभी तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है, फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस इसका और कम होने वाला है। मान लीजिए अभी गुड्स का प्राइस कम हो रहा है, अभी भी मान लीजिए कम हो रहा है गुड्स का प्राइस, बट लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और कम हो जाएगा, 1 या 2 महीने बाद इसका प्राइस और कम हो जाएगा। तो फिर क्या अभी भले ही प्राइस कम हो रहा है अभी, लेकिन क्या अभी डिमांड कम होगी, क्या अभी डिमांड बढ़ेगी? नहीं, डिमांड फिर फ्यूचर में जाकर ही बढ़ेगी 2 महीने बाद। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस में आ गया। गिवन गुड्स का मतलब है कि इसमें क्या, एक गिफन नाम का एक आदमी था, उसने एक थ्योरी दी थी कि कुछ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उनका प्राइस भले ही बढ़ता रहे बट उनकी डिमांड कम नहीं होने वाली, उनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए ब्रेड या कि रोटी वोटी, इनका नमक हो गया, वही ले लीजिए, नमक का प्राइस अगर लगातार बढ़ रहा है तो उसकी जरूरी नहीं कि उसकी डिमांड कम हो जाए, क्योंकि नमक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड कम नहीं होगी। कंज्यूमर क्या है, बाकी सामानों में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती इनमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, इनको ये खरीदेगा ही खरीदेगा। बाकी सामान जो होते हैं, जो कम नेसेसरी की चीज़ें होती हैं, उनको खरीदना कम कर देगा पैसा बचा के, फिर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का सामान ज़्यादा खरीदना स्टार्ट करेगा। तो वेवलन में गिफन ने ये बताया था कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के सामान होते हैं, इनकी डिमांड कम नहीं होती भले इनका प्राइस बढ़ने लगे, बल्कि इनकी डिमांड बढ़ती है। चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज आ रहा है। मान लीजिए अभी हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना है, हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ कर रहे हैं, फैशन चेंज हो गया, अब कलर टीवी आ गए। तो कितना ही महंगा मिले, मतलब कि एक फैशन आ गया, तो हम कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट की टीवी की जगह कलर टीवी यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें दिखाएगा, अच्छे क्वालिटी दिखाएगा, पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। तो ये एक फैशन में चेंज आ जाता है, तो फिर लोग प्राइस को नहीं देखते, फिर वो उसे खरीद ही लेते हैं। मोबाइल का, कीपैड मोबाइल से फिर एंड्रॉयड मोबाइल का फैशन आया, तो लोग ने कीपैड मोबाइल खरीदने कम कर दिए, फिर एंड्रॉयड मोबाइल जो महंगे आ रहे हैं उनको खरीदना ज़्यादा कर दिया। तो फैशन में चेंज होने की वजह से भी डिमांड बढ़ती है, फिर उसके प्राइस को छोड़ दिया जाता है, प्राइस को कोई नहीं देखता, फिर फैशन में चेंज हो रहा है तो डिमांड बढ़ाओ। इग्नोरेंस, कभी कभी क्या होता है, अगला पॉइंट हमारा इग्नोरेंस। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर्स और बायर्स जो होते हैं ना, वो किसी गुड्स की क्वालिटी उसके प्राइस के हिसाब से जज करते हैं। अगर किसी गुड्स का प्राइस कम है तो कस्टमर या कंज्यूमर बोलेंगे कि गुड्स का प्राइस कम है तो इसका मतलब घटिया क्वालिटी का गुड्स है, इसको नहीं खरीदेंगे। कभी कभी वो क्या कहते हैं कि कभी कभी किसी गुड्स का प्राइस ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से वो कहते हैं यार प्राइस ये चीज़ 200 रुपये की है तो इसका मतलब ज़रूर इसमें क्वालिटी होगी, इस गुड्स में क्वालिटी होगी बेहतर। मतलब क्वालिटी को जज कर रहे हैं प्राइस के हिसाब से। तो गुड्स की क्वालिटी को जज किया जा रहा है प्राइस की वजह से। तो इसी वजह से किसी गुड्स का प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि सोचते हैं प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम है तो कम खरीदते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि प्राइस कम है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी भी घटिया होगी। तो ये इग्नोरेंस का पॉइंट। नेक्स्ट है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप कभी भी देखो, शेयर मार्केट में तो लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि शेयर मार्केट